वेलकम टू हब ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप जो है वो मॉडर्न टाइम का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वो एंशियंट टाइम से आ रहा है। तो एंशियंट टाइम में हमें ग्रीक और रोमन का डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल मिल रहा है। तो ग्रीक में डिक्टेटरशिप को टायरनी का नाम दिया गया था और रोम में डिक्टेटरशिप का नाम दिया गया था। तो ग्रीक में इसका प्रोसेस ये था कि एक टायरेंट आ जाता था और बाई फोर्स पावर को एक्वायर करता था। तो इस तरह वो लाइफ लॉन्ग के लिए डिक्टेटर बन जाता था और उसको वो टायरेंट का नाम दिया जाता था। तो वो डिक्टेटरशिप को ग्रीक सिटी स्टेट में टायरनी का नाम दिया जाता था, लेकिन रोम में उसे डिक्टेटरशिप का नाम दिया गया। तो इस तरह रोम में इसका प्रोसेस ये था कि एक बंदा आ जाता था क्राइसिस प्रोडक्ट में। तो इस तरह जब कोई क्राइसिस हुआ करता था, सच एज पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक या सोशल क्राइसिस, तो उसमें रोमन के जो पीपल थे वो एक पर्सन को एज ए डिक्टेटर अपॉइंट करता था। तो वो डिक्टेटर फॉर 7 ईयर्स अपॉइंट होता था और वो रूलिंग करता था रोम में। आफ्टर 7 ईयर्स वो डिक्टेटर जो था वो रोम के सेनेट को रिस्पॉन्सिबल था। तो इस तरह इस डिक्टेटर को हम लीगल डिक्टेटर कह सकते हैं, क्योंकि वो लीगली अपॉइंट भी हुआ करता था और लीगली वो रिस्पॉन्सिबल भी था। तो इस तरह रोमन का डिक्टेटर जो था वो लीगल डिक्टेटर था। लेकिन हमें मॉडर्न डिक्टेटरशिप में नजर आ रहा है फिलिप सेकेंड ऑफ स्पेन हो गया, क्रॉमवेल हो गया, शाहिनशाह ऑफ ईरान हो गया। तो इस तरह मॉडर्न डिक्टेटरशिप में हमें ये एग्जाम्पल मिल रहे हैं। इस तरह अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो डिक्टेटरशिप जो है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है जो मॉडर्न डिक्टेटरशिप है। तो फर्स्ट जो है वो कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ यूएसएसआर एंड मॉडर्न रशिया। तो मॉडर्न जो रशिया है या एंशियंट प्रीवियस जो यूएसएसआर था 1991 से पहले, तो इसमें कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप पाया जाता है और इसमें एक पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो रूलिंग करता है रशिया में। तो इस तरह इसको हम कम्युनिस्ट या वन पार्टी सिस्टम कहते हैं और इसको जो है इस क्लासिफिकेशन में कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कहा जाता है। दूसरा जो डिक्टेटरशिप है वो नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप है। लाइक 1921 में कमाल अतातुर्क ने तुर्की में एक डिक्टेटरशिप बर्पा किया था और इस तरह कमालिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे, 6 प्रिंसिपल सच एज स्टेटिज्म, सेकुलरिज्म एक्सेट्रा, तो इन प्रिंसिपल्स पर कमाल अतातुर्क ने तुर्की में नेशनलिस्ट डिक्टेटर इंपोज किया गया था। तो इसको हम नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप के कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन का टाइप है डिक्टेटरशिप का वो फैसिस्ट डिक्टेटरशिप है। तो इटली में जो मुसोलिनी ने डिक्टेटरशिप बर्पा किया था, तो इस तरह एक फैसिस्ट पार्टी था और वो रूलिंग करता था और इसको हम फैसिस्ट डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो मॉडर्न जो डिक्टेटरशिप है वो इस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो फीचर जो है डिक्टेटरशिप के वो नंबर फर्स्ट है क्राइसिस प्रोडक्ट। तो जब भी कोई डिक्टेटरशिप आ जाता है, कोई डिक्टेटर आता है, तो वो क्राइसिस की वजह से आ जाता है, खाओ पॉलिटिकल क्राइसिस हो, इकोनॉमिक, सोशल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो। लाइक अभी पाकिस्तान में सारे क्राइसिस पाए जाते हैं, लाइक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो इस तरह सारे क्राइसिस है और इस क्राइसिस की वजह से एक मिलिट्री जनरल आ जाता है और वो पावर को एक्वायर करता है। लेकिन पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ जो है उसको ब्लॉक किया गया है थ्रू 18 अमेंडमेंट। तो 18 अमेंडमेंट में आर्टिकल 6 ऑफ द 73 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड किया गया है कि जो भी बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करेगा या एब्रोगेट करेगा तो इस पर हाई ट्रीजन का जो है वो लग जाएगा कि उसने मुल्क के साथ हाई ट्रीजन की और इसका जो सजा है वो फांसी देना है। तो इस तरह अभी जो है डायरेक्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये 18 अमेंडमेंट ना होता और ये आर्टिकल को अमेंड ना किया होता तो अभी उसके लिए आर्मी के लिए जो है ग्राउंड तैयार हो। लेकिन इस 18 अमेंडमेंट की वजह से डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं आ सकता, लेकिन इनडायरेक्ट वो मुल्क को चला सकते हैं। तो अभी आते हैं सेकंड फीचर की तरफ, आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो जब कोई डिक्टेटरशिप पावर में आ जाता है तो वो जब इनिशियल
मुल्क में क्राइसिस होते हैं तो वो इस क्राइसिस की वजह से अपने कोलीग्स के साथ पावर शेयर करते हैं और इसके साथ मशवरे करते हैं किसी इशू के बारे में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो क्राइसिस कंट्रोल होते हैं तो वो जो बंदा होता है, जो मिलिट्री मैन जिसको हम डिक्टेटर कहते हैं, तो वो डिक्टेटर सारे पावर खुद में संभालते हैं और वन मैन आर्मी जो है वो आ जाता है। तो वन मैन जो है वो खुद में सारे पावर जो है उसको कंसंट्रेट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब क्राइसिस खत्म हो जाते हैं तो वो आर्बिट्ररली जो है वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं जब क्राइसिस जो है वो कंट्रोल होते हैं। इसके बाद थर्ड जो फीचर है वो एग्रेसिव एंड डायनामिक डिसीजन है। तो हमने पहले भी कहा कि डिक्टेटरशिप जो है इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं है जिस तरह डेमोक्रेसी में होता है। तो इस तरह वो अपने आप से जो भी डिक्री देता है, जो ऑर्डर देता है, वो लॉ बन जाता है। तो वो प्रोग्रेसिव और डायनामिक डिसीजन इसमें होता है, यानी इसमें प्रॉम्प्ट डिसीजन होता है। जल्दबाजी में इसमें डिसीजन होती है कि जो ही मसला आ जाता है तो डायरेक्ट डिक्टेटर जो है वो डिक्री देता है, ऑर्डर देता है इसके हवाले से और वो रिजॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो फीचर है वो एबोलिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिक्टेटर होता है जब वो डिक्टेटरशिप में आ जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए एब्रोगेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लीगली इस डिक्टेटर को अलाउ नहीं करता कि आप कंट्री पर रूल करें। तो इस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए, इस डिक्टेटर के लिए एक ब्लॉक हो जाता है और वो इस ब्लॉक को दूर करने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी एब्रोगेट करता है और खुद से एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी करता है और इसके हवाले से वो कंट्री जो है उसको रूल करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो इसलिए एब्रोगेट करता है कि वो उसको अलाउ नहीं करता, वो इस डिक्टेटर को अलाउ नहीं करता कि आप कंट्री पर रूल करें। तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी एब्रोगेट करता है। इसके बाद है पांचवा फीचर डिस्पोटिक कंट्रोल। वो और इस तरह वो इम्प्लॉय करता है टेरर एंड फोर्स और इसकी वजह से वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, असेंबलीज एक्सेट्रा और इस तरह न्यूज़पेपर को बैन करता है और सप्रेस करता है और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो भी सस्पेंड होते हैं। तो इस वजह से वो डिस्पोटिकली कंट्री को कंट्रोल करता है और सारे जो लीगल राइट्स होते हैं वो सप्रेस किए जाते हैं। तो इस तरह वो डिस्पोटिकली कंट्री को कंट्रोल करता है। इसके बाद क्रिटिसिज्म की तरफ आते हैं। तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहले इसके दो मेरिट्स है। तो फर्स्ट मेरिट जो है मेक गवर्नमेंट स्ट्रांग, वो गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाता है। किस वजह से? क्योंकि वो अपोजिशन नहीं होता है कंट्री में, अपोजिशन को वो बैन करता है। तो इसलिए वो स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाता है और वो एनर्जेटिक होता है और कंसंट्रेट करता है टू अचीव द गोल। क्योंकि वो जो अपोजिशन होता है वो उससे टाइम ज़ाया नहीं करता, क्योंकि अपोजिशन जो होता है वो रूलिंग पार्टी से टाइम ज़ाया करता है और वो अपोजिशन के साथ डील करता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में अपोजिशन जो है उसको फुली बैन करता है। तो उसको अपोजिशन होती नहीं है, तो इस वजह से वो सारा एनर्जी जो है वो गोल पर इन्वेस्ट करते हैं और गोल जो है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इसका ये मेरिट है कि उसमें जो डिक्टेटरशिप में गवर्नमेंट होता है वो इंतहाई स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें अपोजिशन नहीं होता और गोल को अचीव करने के लिए सारा एनर्जी वो लगाते हैं। इसके बाद दूसरा ये है कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें होता है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी की तरह डिबेट और डिस्कशंस नहीं होते। तो वो प्रॉम्प्टली डिसीजंस देते हैं, ऑर्डर और डिक्रीज देते हैं और इसी बुनियाद पर वो कंट्री को चलाते हैं। तो इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एफिशिएंट होता है। इसके बाद आप आते हैं इसके डिमेरिट्स की तरफ। तो डिमेरिट्स में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है तो डिमेरिट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टेट एज ए एंड एंड इंडिविजुअल एज ए मीन। तो डिक्टेटरशिप में स्टेट को एज ए एंड जो है उसको तस्वर किया जाता है और इंडिविजुअल एज ए मीन टू अचीव दैट एंड। तो स्टेट को जो है वो सुप्रीम मानते हैं और इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के लिए सेक्रीफाइस करते हैं।
तो ये एक इसका डिमेरिट है, क्योंकि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल से बना होता है और इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे डिक्टेटरशिप में इंडिविजुअल जो है उसको सप्रेस करते हैं और स्टेट के लिए इंडिविजुअल को कहते हैं कि जितने भी हो सके स्टेट के लिए सेक्रीफाइस कर दे, ताकि स्टेट जो है इसका एंड जो है वो अचीव कर सके। इसके बाद जो दूसरा डिमेरिट है इसका, बेस्ड ऑन फोर्स नॉट ऑन डिस्कशन। तो इसमें डिस्कशन और डिबेट नहीं होती जिस तरह डेमोक्रेसी में होती है, और बेस्ड ऑन फोर्स होता है। तो जो भी वो ऑर्डर और डिक्री देता है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। और इस तरह दूसरा इसका मतलब ये है कि वो बेस्ड ऑन फोर्स होता है, यानी वो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है और किसी को वो जवाबदेह नहीं होता। तो इस तरह हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये समझ सकते हैं कि वो बेस्ड ऑन फोर्स होता है। इसके बाद है लीड्स टू एपैथी। तो डिक्टेटरशिप में जो है वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सप्रेस किए जाते हैं, सच एज राइट टू वोट हो गया, राइट टू पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू एसोसिएशन एक्सेट्रा। तो ये सारे राइट्स जो है डिक्टेटरशिप में सप्रेस किए जाते हैं। तो इस तरह इंडिविजुअल्स एज ए पर्सन जो होते हैं वो भी एपैथी शो करते हैं। तो एपैथी को हम सिंपल अल्फाज में इस तरह जान सकते हैं कि जिस तरह एक बंदा होता है वो ना किसी मसले में पॉजिटिव फीडबैक देता है ना नेगेटिव, और खुद के लिए बैठ जाता है, इसको हम सिंपल अल्फाज में अपोजिशन भी कह सकते हैं। तो एपैथी में इस तरह होता है क्योंकि अभी ये करंट इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसमें एपैथी ऑफ नेशन इस तरह होगी कि वो वोट में हिस्सा ना ले ले। तो इसको हम एपैथी कहेंगे कि वो ना एक पार्टी को वोट दे दे ना दूसरे को, और खुद घर में बैठ जाए और वोट कास्ट ना करे, तो इसको हम एपैथी कहेंगे। और इसके बाद जो है डिक्टेटरशिप नॉट अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होता इन द सेंस कि वो लास्ट करता है एज लॉन्ग एज डिक्टेटर जो होता है लाइव और कीप हिमसेल्फ इन पावर। जब तक डिक्टेटर लाइव होता है, जिंदा होता है या कीप हिमसेल्फ इन पावर होता है, उस वक्त तक डिक्टेटरशिप का इंस्टीट्यूशन भी होता है इस कंट्री में। लेकिन जो ही डिक्टेटर मर जाता है या रिवॉल्यूशन के जरिए उसको ओवरथ्रोन किया जाता है, तो उस दिन से जो है डिक्टेटरशिप का इंस्टीट्यूशन भी खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वस्सलाम।